अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के साथ खालिद महमूद रसूल हाज़िर खिदमत। हस्बे मामूल खालिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं और प्रोग्राम है वीकली राउंड अप। भट्टी साहब, ये पिछला हफ्ता तो इतना मसरूफ़ गुजरा है कि उसमें पब्लिक को और मीडिया को फुर्सत ही नहीं मिली। मौज़ूआत पे मौज़ूआत। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के माबैन है, उसमें खतूत दर खतूत, इतने खतूत तो एक ज़माने में वो जब इश्क मोहब्बत की बातें होती थी, मीडिया ऐसा नहीं था, तब इस तरह के लंबे खतूत लिखे जाते थे। तो आजकल तो माशाल्लाह मतलब एक ही दायरे में बैठे हुए दो अफराद के दरमियान में खतूत का तबादला जो है वो इतना इंटरेस्टिंग सा हो गया है। तो एक तरफ तो वो चल रहा है, तो एक मासूम सा जलसा उन्होंने करना था रियाकत बाग में पीटीआई ने। क्या प्रॉब्लम है आपको, जलसा क्यों नहीं करने देते? पूरा पिंडी रोका हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि चलो जलसा नहीं करते, एहतजाज कर लेते हैं। तो भाई एक एहतजाज करने दें, जमहूरी हक़ है उनका। लाहौर में जिस तरह आपने जलसा कराया वो भी एक अजीब सा सिलसिला था, तो क्यों नहीं करने देते भाई? आप सुलह कर लें, फिर जो मर्ज़ी करें। नहीं बस सुलह क्यों करें भाई? एक मतलब है कि एक पार्टी है, उसका आपसे इख्तलाफ है, सियासी इख्तलाफ है, सियासी मैदान, ये मतलब है क्या कहते हैं, मैदान और घोड़ा सामने, जो मर्ज़ी भागे जीते। लेकिन ये कि उस जमहूरी हक़ से क्यों बार बार इस अंदाज में कोर्स किया जा रहा है और ये इंतज़ामी इख्तियारात का इस्तेमाल बेबहाबा तरीके से जो हो रहा है, क्यों? अच्छा खालिद रसूल साहब, आप ऐसा लगता है कि शायद कुछ अर्सा पहले तक, जब तक खान साहब अपोजिशन में नहीं गए थे, तो पाकिस्तान एक आइडियल जमहूरी मुल्क था। यहाँ सब कुछ आइन और जमहूरियत के मुताबिक हो रहा था, जमहूरी असूलों के ऊपर अमल हो रहा था। आपको मुझसे ज़्यादा पता है ये किस किस्म की रियासत है। ये कॉलोनियल माइंडसेट की रियासत है, और जो है वो रिसीविंग एंड पे होता है, उसके साथ क्या होता है ये हमें पता है। हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात जो है वो रिसीविंग एंड पे होती है, वो टारगेट होती है। और ख़ास तौर पे देखें, इमरान खान साहब ने अब उनको एक एक्सक्यूज़ मिल गया। 9 मई मतलब अब तो शायद ख्वाब में भी तहरीक इंसाफ कभी ना सोचे 9 मई, लेकिन रियासत को एक जवाब मिल गया है 9 मई का कि जी इन्होंने 9 मई किया था, हम इनको खुली छुट्टी देंगे, ये फिर कुछ ना कुछ कर देंगे। अब ये जो इनसिक्योरिटीज़ है ना खालिद रसूल साहब, असल में ईमानदारी के साथ बात यह है कि ये जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, जो ताकतवर लोग हैं उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो फिर इस किस्म की सूरत हाल को पैदा कर देती है कि जहाँ आपके जमहूरी हकूक़, आपके आइनी हकूक़ वो एक तरफ रह जाते हैं, सियासी हकूक़, और फिर जो ताकतवर हैं वो डिक्टेट करते हैं कि आपकी टर्म्स क्या होंगी। ये इनसिक्योरिटीज़ है या एक दानिस्ता तौर पे एक वाक़े को इंतकाम के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है? दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। देखे ना, क्योंकि टारगेट उस वाक़े का वो थे, तो इनसिक्योरिटी तो है। अब वो इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है। अब ये है कि हमने उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनको एक दफ़ा फिर अगर तक़वियत मिल गई, ये रीऑर्गेनाइज हो गए, हमने बड़ी मुश्किल से इनको वीक किया है, हमने इनको बड़ी मुश्किल से कमज़ोर किया है। और असल में ना हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, जो ताकतवर हैं पाकिस्तान के, वो पीटीआई को एक आम सियासी जमात नहीं समझते। वो समझते हैं कि इन्होंने हमारा तख्ता उलटने की कोशिश की है, हमें इन्होंने हटाने की कोशिश की है। अब मामला सिर्फ सियासी आइनी कानूनी नहीं है, इसकी हदूद से बाहर जाके अब ज़ाती नौइयत के हो गए। अच्छा, 9 मई का वाक़या तकलीफ़ दे है। 9 मई का वाक़या जो है वो वाकई बहुत खौफनाक किस्म का था, लेकिन बात तो ये है कि उसमें अब 1.25 साल हो गया। अब कुछ आगे भी तो देखें ना, हम तो बुनियादी तौर पे उसी 9 मई के दायरे के गिर्द ही घूमे चले जा रहे हैं। अब इसमें दूसरी तरफ हालत ये है कि हमें IMF का लोन जिस तरह जिन कंडीशंस के ऊपर मिला है, जब तक चारों सूबों की भी मॉनिटरिंग और उसमें कोऑपरेशन शामिल नहीं होगा, आप शराइत पूरी नहीं कर सकते। अच्छा, फिर ये है कि हमारे यहाँ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिन 3 ममालिक से आपने पैसे पकड़ के तो 12.7 बिलियन जो है ना वो रिज़र्व में इकट्ठा किया, उन तीनों ने आपको बारी बारी यही बताया कि भाई सियासी इस्तेहकाम जो है ना इस मुल्क में लेके आए एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर ये कि साउथ एशिया में आपने देख लिया कि जब हाई हैंडेडनेस जो है ना, वो बांग्लादेश में भी उसने उसका एक रिवर्सल आया। अच्छा, जिस हाई हैंडेडनेस के साथ इन्होंने क्रश करने की कोशिश की श्रीलंका में, और IMF के पैकेज के साथ जो लोगों को एक मुश्किलात से गुजरना पड़ा। अभी आप देखिए कि सब पिछले हफ्ते जो इलेक्शन हुआ है उसमें वो रिवायती हफरी हरीफ सारे के सारे पिछाड़ के एक लेफ़्ट लीनिंग का मार्क्सिस्ट आइडिया का जो है वो एक नया चेहरा जो है ना वो सदर के तौर पर आ गया। तो हम अपने आसपास से भी क्यों नहीं सीखते और अपनी तारीख से भी क्यों नहीं सीखते हैं? हाई हैंडेडनेस ने कब पे किया है जो इस दफ़ा हम समझे कि अच्छा जी इस दफ़ा पे कर देगी, और ये बदले हुए हालात और समाज और टेक्नोलॉजी के दौर में? देखिए, बात यह है कि रियासत ये समझती है कि यहाँ पाकिस्तान में सूरत हाल उन दोनों मुल्कों से, तीनों मुल्कों से मुख्तलिफ है। अच्छा,
एक तो वो ये समझते हैं कि राजा पाकसा भी काफ़ी अरसे से फैमिली जो है वो डोमिनेट कर रही थी मुल्क को, उनके खिलाफ एक रेजिस्टेंस नफरत थी। यही सूरत हाल बांग्लादेश में थी। हसीना वाजिद 15 साल से थी, उसके खिलाफ एक लावा पक रहा था जो फट गया। एग्रीड। यहाँ पर क्योंकि हर 4-5 साल के बाद लोगों को किसी हद तक, पूरा तो नहीं, किसी हद तक मौका मिल जाता है, वो अपना थोड़ा बहुत भड़ास निकाल लेते हैं। और ये जो हुकूमत है ये शहबाज शरीफ साहब की, इन्होंने पिछले जो 16 माह में हुकूमत की थी उसमें बहुत कुछ गवाया है सियासी तौर पे। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मसलन नून लीग अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो नून लीग इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में आज नहीं है। ट्रू। पंजाब में भी ठीक है। अब थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन वो भी तहरीक इंसाफ की पोजीशन थोड़ी वीक हुई है, वरना तो ये बिल्कुल ही इस पोजीशन में नहीं थे। तो मसला ये है कि ये इन चीज़ों को ये समझते हैं कि जो ताकत का इस्तेमाल है, क्योंकि जो ताकतवर है वो ताकत का इस्तेमाल ही जानता है। अब इमरान खान साहब का जो मसला है वो ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज करने के लिए तैयार नहीं है। जनरल फैज और बाजवा के से रिलीफ लेने के लिए या उनको पुश बैक करने के लिए उस वक्त की अपोजिशन पार्टीज ने इत्तेहाद बनाया, पीडीएम बनाई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, ये सब इकट्ठे हुए। इन्होंने प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया और वो प्रेशर जब आया उनके ऊपर तो वो पीछे हटे और इनको उन्होंने रास्ता देना शुरू किया, जहाँ से इनको फिर सियासत में इनकी वापसी हुई। इमरान खान साहब ये रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान साहब कहते हैं कि जिन्होंने मुझे हटाया था, जिन्होंने मुझे इस हाल तक पहुँचाया, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वो बात करने पर वादा नहीं है। अब बजाय इसके लिए कि अपने लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश निकालें, अपने लिए कोई रास्ता खोलें, अपनी जमात की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को, देखें नवाज शरीफ ने खुद पीछे हटाया अपने आप को। 2002 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पीछे हटाना पड़ा अपने आप को पीपल्स पार्टी को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि आपकी देखें अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपकी असल ताकत आपकी पार्टी है। ये तो ताकत आप मुस्तार लेते हैं रियासत से, इस्टेब्लिशमेंट से, जब उसके साथ गठजोड़ कर लेते हैं, जब वो गठजोड़ नहीं रहता वो ताकत चली जाती है। अच्छा ये बताइए कि ये इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे खतूत लिखे जा रहे हैं और मतलब इमरान खान ने भी कहा कि जी जज ने बिल्कुल ठीक लिखा, उसने वजाहत जो देनी चाहिए थी उनको, ये वो सारा कुछ। अब जिस अंदाज में वो चीज़ें जो है ना वो एक पॉलिटिकल शेड के साथ मंसूब की जा रही हैं, सो ऑन सो फोर्थ, तो क्या इसमें ये जो एक रिटायरमेंट होने वाली है ये उसके लिए पीटीआई का ज़्यादा ये शोर और ये वो सारा कुछ है, या देयर इज़ अनदर मेथड इन द मैडनेस आल्सो? देयर इज़ नो मेथड इन द मैडनेस एट द मोमेंट। अपने ज़ाती अपने ग्रोही मफादात की लड़ाई है और खुल के लड़ी जा रही है। इसमें अब कोई पर्दा नहीं है, कोई चीज़ दरमियान में नहीं रही है, हर चीज़ एक्सपोज्ड है, सामने खड़ी है, साफ शफाफ तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। मसला ये है कि काजी फायज ईसा साहब, मतलब ये जो हम ख्याल थे पहले भी आपको पता है क्या तकसीम थी, अब तकसीम मुख्तलिफ नौइयत की हो गई है। सुप्रीम कोर्ट पे ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें आपसे बात भी करना है, अभी ये पीटीआई वाले मौजू को ज़रा कंक्लूड कर लें। अच्छा ये मुझे बताइए कि जो पीटीआई का इस वक्त बहुत ज़्यादा तकिया है वो अपनी जो अवामी ताकत तो अपनी जगह उनकी एक सर्टन है ही है। अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और ये जो हुकूमत के साथ भी इनका टकराव चल रहा है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हैं, या उसमें वाकई वो ऐसा एक देख रहे हैं कि अच्छा ये अगर आ जाते हैं तो हो सकता है इलेक्शन ही नल एंड वाइड हो जाए और फिर कल को नए इलेक्शन की सूरत बन जाए, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और जो केसेस भी जिनमें आगे जाके फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है उसके खिलाफ को ऐसा जो है ना वो कोई स्टे या रिलीफ उनको मिल सकता है कि ये सारा प्रोसेस जो है ना वाइंड अप हो जाए। क्या इस एक्सट्रीम की भी पॉसिबिलिटी है जिसके लिए ये मूव कर रहे हैं और वो डेस्परेट मूव्स हैं इस वक्त? बहुत ज़्यादा उनका इन्हिसार है। देखें ना, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा एक्सट्रीम फैसला करती भी है, मसल फ़र्ज़ किया जस्टिस मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस बन जाते हैं, दरख्वास्त मुकर्रर कर देते हैं, बेंच बन जाता है और वो उड़ा देते हैं इलेक्शन को, उस फैसले को मानेगा कौन? क्या सुप्रीम कोर्ट अपना जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है इलेक्शन कमीशन से अमल दरामद नहीं करवा सकी, और जब आपने री इलेक्शन के लिए जाना है, इलेक्शन कालादम करा दे के नया इलेक्शन कराना है, तो आप एक्चुअली रियासत से आप एस्टेब्लिशमेंट से मुखातब होंगे। आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल सके कि वो आपके फैसले पे अमल दरामद कर दे। 12 जुलाई का फैसला आया हुआ है, अब ये सितंबर ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर शुरू होने वाला है, फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन दोबारा चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि आपका फैसला जो है ये मावरा आइन है, ये मफरूज़ों पे मबनी है, इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो जहाँ हालत ये है कि इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट के सामने
वहाँ आपका ख्याल है कि एग्जेक्टिव जो है वो सरेंडर कर देगी? लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें नज़र ये आ रहा है कि हम स्टेटस को पे खड़े हैं। महाजर है उसी तरह हुकूमत की और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में भी, और जो पीटीआई है उसका जो अपना एहतजाज और जो स्ट्रीट पावर का एक्सप्रेशन है वो भी अपनी जगह जारी है। और वो सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब जिन जजेस को वो समझते हैं कि वो उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं या उनके साथ खड़े हैं या हम ख्याल का नाम लें। सो ये सारा जो एक तकून जो मुसल्लस बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत और उसके बाद पीटीआई और उसके बाद फिर ये है कि जो मौलाना का अपना रोल है, और उस एतबार से जिस तरह चल रहा है, लग ये रहा है कि अक्टूबर के जो अगले चंद दिन में जो चंद हफ्ते हैं अक्टूबर के, ये बड़े अहम हैं चंद दिन। उसमें आइनी तरमीम का इम्कान ये नज़र आ रहा है कि वो आएगी। अब वो किस शक्ल में आती है, वो वाटर डाउन होके आती है। अगर वो वाटर डाउन होके आती है और JUI और हुकूमत के दरमियान में कोई ऐसी मुफाहमत हो जाती है तो फिर शायद PTI की वो जो उनके ख्यालात या जो डिमांड्स हैं वो शायद पूरी ना हो। लेकिन इस स्टेज के ऊपर वॉच एंड सी, वेट एंड सी वाला मामला जो है ना वही नज़र आता है। अनफॉर्चुनेटली इस्तेहकाम की अभी तक कोई बात नहीं, और नोबडी इज़ एक्चुअली प्रिपेयर टू टेक अ स्टेप बैक, और सैनिटी अभी तक तो प्रवेल नहीं की। अब आगे देखते हैं क्या होता है। भट्टी साहब आते हैं इसके साथ दूसरे मौजू पे। भट्टी साहब ये बताएं कि जनाब आपके जो जनूबी एशिया है, 2024 बड़ा तब्दीलियों का साल है। भारत में इलेक्शन हुए तो वो मोदी ने वहाँ कहा कि 4 के पार, यानी 400 से ज़्यादा, 2/3 से ज़्यादा मैं ले लूँगा। लेकिन हमने देखा कि वो जिस तरह की पॉलिटिकल माइट और कॉर्पोरेट इंडिया और मीडिया और पैसा बेताशा होने के बावजूद बड़ी मुश्किल से वो अपनी जो है वो सिंपल मेजॉरिटी भी खो बैठे और बाकियों के साथ कर रहे हैं। फिर ये है कि वो एक आनी वज़ीर आज़म थी हसीना वाजिद, जो पिछले 15 साल से थी, और उनके ख़िलाफ़ 2022 से 24 के दरमियान में काफ़ी मुजाहरे हुए जो बहुत ब्रूटल तरीके से क्रश हुए। लेकिन ये जो स्टूडेंट मूवमेंट हुई उसने 2 महीने में मंजरनामा तब्दील कर दिया, और उसे आखिरी वक्त जो है वो अपनी पसंद का एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराना भी नसीब नहीं हुआ, और सामान पैक और चली गई। अब इंडिया की सरदर्दी है कि उसको कोई मेहमान बनाने पे, असाइलम देने पे तैयार नहीं। अब लेटेस्ट हमने देखा कि श्रीलंका में भी यही हुआ कि श्रीलंका में भी जो IMF डिफ़ॉल्ट हुआ, IMF पैकेज के नाम पे जो सारा कुछ हुआ, पब्लिक को जिस मुश्किल से गुजरना पड़ा। अब इलेक्शन में पहली दफ़ा ये हुआ है कि सेकंड राउंड में भी जाना पड़ा, और उसके बाद ये है कि मार्क्सिस्ट यानी लेफ़्ट लीनिंग ख्यालात के हामिल पार्टी जो है वो उनका जो है ना वो सदर बना, और जो हरीफ सियासतदान थे, जो एक तरह के रिवायती सियासतदान थे, वो सारे के सारे बहुत पीछे आए। अब पाकिस्तान का जो फरवरी का इलेक्शन है देखा जाए तो उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं। वो कहने को तो हो गया, लेकिन ये है कि वो इस्तेहकाम हमारे यहाँ भी नहीं ला सका। ये मुझे बताइए कि ये हुस्ने इत्तफाक है कि जनूबी एशिया में तमाम ममालिक में एक ही तरह की ये जो तब्दीली आ रही है, आपने क्योंकि इस पर लिखा भी है, बांग्लादेश के ऊपर भी और बाकी श्रीलंका के ऊपर भी, और इधर भी श्रीलंका आप काफ़ी जाते भी रहे हैं, तो ये जो जनूबी एशिया में क्या ये इत्तफाक है या देयर इज़ मतलब कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसका ये समझना चाहिए कि इजहार हो रहा है? क्या इसको कैसे देखते हैं आप? देखें ना, हिस्टोरिकली देखें तो श्रीलंका में लेफ्ट पहली दफ़ा इक़्तिदार में नहीं आया। श्रीलंका की जो पहली मास पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, वो बाएं बाजू की पार्टी थी। वो जो है वो एक LSSP बहुत बड़ी पार्टी थी श्रीलंका की, और मास पहली दुनिया की ट्रॉस्काइट भी मास जो है वो पार्टी थी। ये इक़्तिदार में आए और इन्होंने आके बहुत बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स की, और 80s तक लेफ्ट जो है वो श्रीलंका की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता था। ये जो ट्रेंड, ये जो अब JVP जो अभी आए हैं, अनुरा कुमारा डिस्नानाइके, इनका ताल्लुक है JVP से जी, ठीक है। JVP जो है ये माओवास्ट है, और 2 इंसर्जेंसीज इन्होंने की 1970s में और 1980s में जी, जिसमें 70-80 हज़ार लोग मारे गए थे। इन्होंने बंदूकें उठाई और कहा कि हम बज़ोरे कुव्वत जो है हुकूमत गिरा देंगे। पहले कोई और थे, बाद में जयवर्धने थे, और जयवर्धने ने बहुत बुरी तरीके से इनको कुचला। उसके बाद फिर ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आ गए। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जब ये पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा तो ये 30-35 इनके MPs थे, और ये ज़्यादातर जो सिनाला जो बड़े शहर हैं श्रीलंका के वहाँ बेस्ड हैं, वहाँ इनकी सपोर्ट है। ये चले गए थे राजा पाक्सी के साथ अलाइंस में। अच्छा। जब ये राजा पाक्सी के साथ अलाइंस में गए तो इनकी मकबूलियत गिरना शुरू हुई। ठीक है। और उसके बाद ये हुआ कि जब राजा पाक्सी के खिलाफ मुजाहरे हुए
ये राजा पक्ष वही खानदान है जी। जो बड़ा भाई जो है वो सदर था, वज़ीर आज़म था, खानदान के 6 लोग इसी, ये वो राजा पाक्से खानदान, और ये 2005 से ऑनवर्ड वहाँ की सियासत पे छाए हुए। जी ओके प्लीज। हाँ अच्छा, हालांकि राजा पाक्सी जब जयवर्धने की हुकूमत थी, बड़ी आमराना हुकूमत थी, तो ये इंसानी हकूक़ के वकील थे और हजारों सियासी कारकुनों के केस राजा पाक्सी ने लड़े ज़ाती तौर पे। अच्छा। कोई पैसा लिए बगैर, लेकिन जब इक़्तिदार में आए तो खुद आमर बन गए। मैं अब इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेंड के एतबार से, ये तो हो गई ना वहाँ की मुल्क की जो सूरत हाल है, ये इंतखाबी सियासत की आपने बात की ना, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें कि यही चीज़ जो कमोबेश 2 महीने के वक्फे से बांग्लादेश में एक तब्दीली आती है, उससे 2 महीने पहले भारत में और उससे पहले पाकिस्तान में वो तब्दीली आ नहीं सकी, लेकिन अभी तक सियासत पे उसका असर जो है ना वो कायम दायम है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि आया जो पब्लिक का एक एंगर है वो करप्शन के ख़िलाफ़, वो एक इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट के ख़िलाफ़, अकरबा परवरी के ख़िलाफ़, ये आया कोई लावा उठता नज़र आ रहा है? इसमें से पाकिस्तान क्या सीख सकता है, या क्या यहाँ भी मतलब अल्टीमेटली थक जाएंगे लोग ये सारा कुछ सुन सुन के और देख देख के और बिजलियों के बिल भर भर के? आप ये देखें ना, श्रीलंका की बात थी, अवामी तहरीक के नतीजे में रानिल इक़्तिदार में आ गया, ठीक है, और उसने क्रश कर दिया मूवमेंट को, लेकिन इलेक्शन हार गया। मोदी भी इलेक्शन ही था, नेपाल में भी इलेक्शन ही हुआ, बायां बाजू जीत गया, उनका आपस की लड़ाई थी, उसमें हमारे पास टाइम नहीं है जाएं, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर हट गया, अब दूसरा आ गया, ऐसे हुआ। बांग्लादेश की सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ अवामी तहरीक ने एक सिटिंग गवर्नमेंट को हटाया, अपना मकसद हासिल किया, उसको हटाया, और फिर जो निगरान सेटअप बना है वो तहरीक अभी तक उसको साथ लेके चल रही है। ये बताइए कि जस्ट हम कंक्लूड करते हैं सारी बहस को कि ये जो हालिया तब्दीलियाँ हैं जनूबी एशिया में, पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक है? एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत बड़ी अवामी तहरीक के नतीजे में तो मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। अच्छा। क्योंकि वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं है जो श्रीलंका में भी थे, जो बांग्लादेश में भी है। यू थिंक सो? हाँ, यहाँ नहीं है। ठीक है, बस इस वक्त जो सबसे बड़ी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है वो PTI है, वो इमरान खान साहब हैं। उनकी ख्वाहिश क्या है, उनकी स्ट्रगल क्या है? उनकी स्ट्रगल उनको ओवरथ्रो करना नहीं है, उनकी स्ट्रगल उनको साथ मिलाना है, उनकी कुर्बत हासिल करना है और फिर इक़्तिदार हासिल करना है। वो अवामी ताकत से इक़्तिदार में नहीं आना चाहते हैं, वो अवामी ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं टू पुट प्रेशर ऑन दी इस्टेब्लिशमेंट, कि उनके साथ किसी तरह जो बंद दरवाजे हैं वो खुलें और फिर बातचीत को, और फिर उनके लिए इक़्तिदार का रास्ता हमारा हो। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखें जो इलेक्शन का है ना, यहाँ जो सिस्टम है वो इस तरीके के साथ मैनिपुलेट किया है पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, कि उसको एक बहुत बड़ी अवामी तहरीक चाहिए तोड़ने के लिए, और वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नहीं है। इस वक्त नहीं है। इलेक्शन को वो मैनिपुलेट करते हैं, इलेक्शन को मैनेज करते हैं, वो उनके लिए बहुत आसान है। चलिए, तो इसमें सारी गुफ्तगू से और बहस से जो मुझे नज़र आता है कि जनूबी एशिया में ये जो तब्दीली की हवा चली है, इसकी हल्की फुल्की जो थपेड़े हैं वो पाकिस्तान में ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन ये एक उस अंदाज में फैसला कुन तरीके से जो है वो मौसम बदलने की तवक्को नहीं है। और लेट्स होप नाजरीन के पाकिस्तान में कम अज़ कम ये है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, कम अज़ कम ये जनूबी एशिया के जो मालिक का जिक्र मैं कर रहा था, उससे पहले आप देखिए ईरान में जो इलेक्शन हुआ वो भी बड़ा अपसेट था कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सदर थे वो मुंतखब होके आए। तो अवाम में बुनियादी तौर पे ये जो तब्दीलियाँ वोट के ज़रिए आ रही हैं, इसमें 2 अच्छी बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में चेंजेस आई है, जो श्रीलंका में भी हुई, जो भारत में भी नज़र आई, जो हमें ईरान में भी नज़र आई, तो और बांग्लादेश ने उसको रोकने की कोशिश की। तो एक पहली बात ये है कि ये कम अज़ कम एक जमहूरी अमल के तौर के ऊपर उसके हिस्से के तौर पे नज़र आई। दूसरी बात ये है कि अवाम जो है वो लाउड एंड क्लियर अपनी आवाज़ सुना रहे हैं कि उन्हें करप्शन गवारा नहीं है, उन्हें इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट गवारा नहीं है, उन्हें अकरबार पर भी गुजारा नहीं है, और उन्हें दुनिया के बदलते हुए जो हालात हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी है उसकी उन्हें सलामती भी चाहिए, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, एक मुस्तकबिल की उम्मीद चाहिए, दुनिया के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। तो लिहाजा पाकिस्तान में भी जो अनफॉर्चुनेटली हमारी अशराफिया ने जिस अंदाज़ में अब तक होल्ड किया है, एक तरफ IMF से हम पैकेज भी लेके आ रहे हैं, 3 मुमालिक से हमने वो 12.5 अरब से ज़्यादा जो है वो उनका रख के मिन्नतें तले करके 3 साल के लिए और भी रखा है, और अल्ले तल्ले भी उसी तरह हैं कि एक बड़ा लश्कर लेके हम जाते हैं, लंदन में 2 दिन ठहरते हैं, फिर उसके बाद हम अमेरिका की यात्रा करते हैं और एक तकरीर करके हमने आना है वापस। इसके अलावा आप देखें कि जिस अंदाज़ में हुकूमत अपने अखराजात शाहाना तरीके से कर रही है, कोई किसी किस्म की एमरजेंसी यहाँ नज़र नहीं आती।
इसके बावजूद तो अवाम आखिर बिलाखिर तंग ही होंगे। तो जिस तरह हमारी अशराफिया बिहेव कर रही है वो बुनियादी तौर पे अवाम के सब्र को आजमा रही है, और अवाम के सब्र का किसी न किसी दिन पैमाना लबरेज होता है। लिहाजा बेहतर ये है कि उससे पहले होश और अकल के नाखून ले लेने चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही खालिद भट्टी साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते वीकली राउंड अप प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आपको हमारा कंटेंट और गुफ्तगू अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।